नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पेपर प्रथम के उत्तर वैदिक काल के बारे में अपना व्याख्यान दूंगी। तो उत्तर वैदिक काल किस काल को कहा जाता था, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। फिर उसका भौगोलिक विस्तार क्या था, उसका राजनीतिक जीवन क्या था, राजपद की उत्पत्ति किस तरह से हुई और राजा का निर्वाचन, राजा के अधिकारों में वृद्धि किस तरह से हुई, राज्य की आय क्या थी, सभा समिति का क्या काम था और न्याय व्यवस्था क्या थी। आज इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम। तो उत्तर वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें तीनों वेद, ब्राह्मणों और आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई हो। इन ग्रंथों के रचना काल में आर्यों के आधारभूत सिद्धांत तो पूर्ववत ही रहे थे, किंतु इस काल में आर्य सभ्यता और संस्कृति का विस्तार और विकास हुआ था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि इस काल को हम जब इसका समय निर्धारित कर सकते हैं तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य था। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक ज्ञान जो था वो पंजाब और सैंधव प्रदेश तक सीमित था, किंतु उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपनी विकास प्रक्रिया को अनवरत बनाए रखा और वे पूर्व और दक्षिण की ओर आगे बढ़े थे। गंगा यमुना का दोआब आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जन का आधार जाति या कबीला था और इन जनों का कोई स्थायी निवास नहीं था। इस उत्तर वैदिक काल में जन स्थायी रूप से क्षेत्र विशेष में रहने लगे थे। जनों का निर्माण भौगोलिक आधार पर होने लगा था। जन का राजा जाति के साथ एक निश्चित प्रदेश का अधिपति भी हो गया था। जनों के एक स्थान पर बस जाने से जन अब जनपद कहलाने लगे थे। यद्यपि इस काल में वह राज्य यानी कि राज्याविहीन राज्य या गणतंत्र के उल्लेख मिलते हैं, वैसे राजतंत्र ही बहुप्रचलित और लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। महाराज्य साम्राज्य से छोटा और कम शक्तिशाली होता था। साम्राज्य का जो शासक था वो सम्राट कहलाता था। वह अपनी बुद्धि और बल से अन्य राज्यों को अधीन करके एक विशाल शक्तिशाली राज्य स्थापित करता था। राजपद की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि अथर्ववेद में बिना राजा के राष्ट्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें जनता अत्यंत दुखी और पीड़ित थी और उनके नष्ट होने की कामना करती थी। राजपद का उद्भव सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था। राजपद की उत्पत्ति की इस अवधारणा के कुछ तत्व आदि अवस्था, समझौता आदि राज्य की उत्पत्ति के पाश्चात्य विचारक हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुरूप हैं, लेकिन भारतीय विद्वानों ने राज्य को धर्माचरण के सुदृढ़ बंधन में आबद्ध कर दिया था और इस प्रकार कहते हैं कि असुरक्षा, अशांति, अराजकता को समाप्त करने के लिए राजपद की उत्पत्ति हुई थी और राजपद के पृष्ठ में कहते हैं जनमत विद्यमान था। राजपद का देवत्व कहते हैं यह भावना इस काल में उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई थी। अथर्ववेद में राजा को देवताओं के समकक्ष कहा गया है, किंतु फिर भी भारतीय नीति विचारकों ने राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया था। राजा का निर्वाचन किस प्रकार से होता था? अथर्ववेद क्या कहता है कि जनता द्वारा राजा के निर्वाचन और उसके लाभों का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब राज्यों का आकार छोटा था तब सभी प्रजाजन राजा के निर्वाचन में भाग लेते थे, किंतु बड़े राज्यों की स्थापना के बाद विशपति, कुलपति, राज्य के उच्च पदाधिकारी ही राजा का निर्वाचन करने लगे थे और कालांतर में वंशानुगत राजाओं की परंपरा प्रतिष्ठित होती चली गई थी। अगर हम राज्याभिषेक के बारे में जानकारी लेना चाहें तो पता लगता है कि इस अवसर पर राजसूय यज्ञ का आयोजन होता था। राजा मंत्रियों के घर जाता था, फिर 17 स्रोतों से इकट्ठा किया हुआ जल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के द्वारा राजा पर छिड़का जाता था। राज्याभिषेक के समय राजा को शपथ लेनी पड़ती थी कि यदि मैं प्रजा के साथ विश्वासघात करूं तो मुझे अपने समस्त यज्ञों और धन का फल न मिले और सभी सदाचरणों, मेरी स्थिति, मेरे जीवन, पूर्वजों के यज्ञ के परिणामों से भी मैं वंचित हो जाऊं। इस प्रतिज्ञा के बाद राजा की पीठ पर दंड से हल्का हल्का आघात किया जाता था।
जिसका प्रयोजन यह था कि राजा स्वयं को कानून से ऊपर न समझे। इसके पश्चात पुरोहित राजा से कहता था कि कृषि की उन्नति, सार्वजनिक कल्याण, जनता की समृद्धि और प्रगति के लिए राज्य तुम्हें सौंपा जाता है। राजा के अधिकारों में वृद्धि की बात करें तो अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सम्राट एकराट, महाराजा धीराज आदि उपाधियां धारण करने लगे थे, अश्वमेध यज्ञ करने लगे थे। यद्यपि इस काल में राजा जो था राज्य की भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, किंतु उसे लोगों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। प्रजा से शुल्क और भाग, बल आदि कर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार तो प्राप्त हो गया था। यह व्यक्ति की आय का 1/6 भाग से अधिक नहीं हो सकता था। प्रमुख पदाधिकारियों की बात करें जो कि प्रशासन में राजा को सहयोग देते थे, तो पता लगता है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में 12 राजकीय पदाधिकारियों की सूची दी गई है, जिनमें कुछ इस तरह से नाम है: पुरोहित, सेनानी, राजन्य यानी कि युवराज, महिषी यानी कि पटरानी, वाताता यानी कि प्रिय रानी, परिवृत्ति यानी कि निराकृत रानी, सूत यानी कि राजा का प्रमुख सारथी, ग्रामणी, शता यानी कि प्रतिहारी और या दोवारिक भी कहा गया है इन्हें, संग्रहिता यानी कि कोषाध्यक्ष, भागदूध यानी कि राजकर संग्रह करने वाला अधिकारी, अक्षावाप यानी कि आय व्यय की गणना करने वाला अधिकारी। इन अधिकारियों को रत्निन कहा गया था। सभा और समिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि अथर्ववेद में इन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा का अध्यक्ष सभापति कहलाता था। सभा में उच्च स्तरीय वाद विवाद होता था और उसके पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाता था। सभा जो थी न्यायालय का कार्य भी करती थी और आमोद प्रमोद का स्थल भी थी। समिति राज्य की केंद्रीय संस्था की भांति कार्य करने लगी थी। यह केंद्रीय स्तर पर जनता की प्रतिनिधि संस्था थी। अथर्ववेद में राजा के लिए समिति के चिर सहयोग की कामना की गई है, किंतु धीरे धीरे समिति का महत्व कम होने लगा था। उपनिषदों को छोड़कर इस काल के अन्य साहित्य में समिति के बारे में अत्यल्प विवरण मिलता है। न्याय व्यवस्था के बारे में अगर हम जानना चाहें तो पता लगता है कि राजा ने अपनी सहायता के लिए अनेक न्यायाधिकारी नियुक्त कर रखे थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। कुछ मामले सभा में भी निपटाए जाते थे, जिन्हें ग्राम्यवादिन कहा जाता था। कानून सभी के लिए समान थे, किंतु कहते हैं दंड देते हुए अपराधी की स्थिति को दृष्टि में रखा जाता था कि अपराधी बेचारा अगर बहुत ही निम्न स्तर का है या उसको कोई शारीरिक कष्ट है या मानसिक परेशानी है तो उसको उस हिसाब से ही दंड दिया जाता था। राजद्रोह में तो ब्राह्मण को भी प्राणदंड दिया जा सकता था। राज्य की आय की बात करें तो राजा अपनी प्रजा से सेवा कर और बलि लेता था, जो कि मतलब ग्राम की आय का भाग होता था। कर वसूल करने के लिए भागदूध नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। वैश्य वर्ग ही अधिकांश करों का भार वहन करता था, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में उसे बलिकृत कहा गया है। धन्यवाद।